हेलो एवरीवन, इंश्योरेंस लॉ की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था मिसलेनियस इंश्योरेंस, जिसके तहत हमने मोटर इंश्योरेंस पर चर्चा कर ली थी। कुछ इंपॉर्टेंट जो इंश्योरेंस जो प्रचलन में है वर्तमान पे, उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। सेकंड, हम लोग इसी तरह से इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक इंश्योरेंस पर आज चर्चा करते हैं। लाइव स्टॉक इंश्योरेंस मीन्स पशुधन बीमा। पशुधन बीमा के संबंध में पढ़ना इतना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, देखिए, क्योंकि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पशु संपदा है। इसीलिए पशु संपदा बीमा का प्रचलन धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है। लोग अपने जो लाइव स्टॉक है उसका भी इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं लाइव स्टॉक इंश्योरेंस पर। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसका अर्थ। तो पशुधन बीमा यानी कि लाइव स्टॉक इंश्योरेंस का अर्थ सभी प्रकार के जो पालतू जानवर हैं उनके बीमा से लगाया जाता है। ठीक है ना, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो घर में पाले जाते हैं उनसे इंश्योरेंस से संबंधित ये है। इस बीमा में बीमा करता यानी कि इंश्योरेंस कंपनी एक निश्चित प्रतिफल के बदले, प्रतिफल क्या हुआ हमारा यहाँ पर, प्रीमियम, एक निश्चित प्रतिफल के बदले बीमित पशु, और सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ यहाँ पर, बीमित पशु। ठीक है, बीमित पशु के स्वामी को बीमित पशु को कुछ निश्चित प्रकार की दुर्घटनाओं या बीमारियों से होने वाली हानि की पूर्ति का वचन देता है। तो यहाँ पर बेटा हमने क्या देखना है कि पशुधन बीमा का क्या अर्थ होगा कि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी एक निश्चित प्रतिफल के बदले, मतलब एक प्रीमियम उसको चुकाया जाएगा, तो वो क्या करेगी कि बीमित पशु हमारे यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया है ना, ये सब्जेक्ट मैटर हो गया इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का। उसको अगर किसी प्रकार के दुर्घटना से या कोई बीमारी हो जाती है और उस बीमित पशु को किसी प्रकार की हानि होती है, तो उससे बचाने का वचन इंश्योरेंस कंपनी देती है कि भैया हम आपकी क्षतिपूर्ति करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस बीमा के प्रमुख जो एलिमेंट्स हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। लाइफ स्टॉक से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि निम्न प्रकार के पालतू पशुओं से हैं। देखिए यहाँ पर बता दिया गया है कि किन किन इंश्योरेंस के सब रिगार्डिंग की ये यहाँ पर पशुधन कहलाएंगे। दुधारू गाय व भैंस, दूध देने वाली गाय या भैंस हुआ, बछड़ा, बछिया, सांड, बधिया किए हुए बैल या भैंसे, जो भी है ये कैटेगरीज आप पढ़ लें। ठीक है ना। फिर सेकंड हम बात करते हैं बीमाकर्ता के बारे में। तो बीमाकर्ता से संबंधित मतलब यहाँ पर है कि भारत में साधारण बीमा निगम की चारों कंपनियां पशुधन का बीमा कर रही हैं। ये चारों ही कंपनियां पशु संपदा का बीमा समान प्रीमियम पर करती है। ऐसा ही हमने वहाँ पर मोटर इंश्योरेंस में भी पढ़ा था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आयु सीमा की। तो यहाँ पर आयु सीमा आप देख लीजिएगा कि दुधारू गाय की आयु क्या है कि 2 वर्ष हो, या पहली बार का जो समय है उसका, जो पहली बार ब्याने का जो समय हो वो हो, या जो भी पहले हो, दोनों में से 10 वर्ष तक की जा सकती है। इस तरह से दुधारू भैंस की 12 वर्ष तक की जा सकती है। बाकी सबकी इसमें बता रखी है, आप रेड आउट कर लेना। अब इनकी आयु के बारे में सबसेक्शन आयु के बारे में यहाँ पर 3rd पॉइंट आपको मेंशन कर रखा है। 4th पॉइंट हमारा बात करता है पशुधन के मूल्यांकन और बीमा राशि के बारे में। तो बीमा राशि पशुधन के बाजार मूल्य के 100% से अधिक नहीं हो सकती। जितनी मार्केट वैल्यू होगी लाइव स्टॉक की, उससे ज़्यादा इंश्योरेंस अमाउंट नहीं हो सकता। क्लियर हो गई बात। फिर हम बात करते हैं क्षतिपूर्ति की राशि की। तो क्षतिपूर्ति की राशि बीमा अनुबंध के अनुसार बीमाधारी व्यक्ति को पशुधन की क्षतिपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से वह राशि प्राप्त होगी जो सबसे कम होगी। ध्यान रखिए कि क्षतिपूर्ति के लिए इंश्योरेंस कंपनी किस राशि के लिए लायबल होगी, जो कम होगी, चाहे वो बीमा राशि हो चाहे वो मार्केट वैल्यू हो। अगर मार्केट वैल्यू कम है तो इंश्योर्ड पर्सन को वही मिलेगा, और अगर बीमा राशि कम है तो वो मिलेगी। जो कम राशि होगी वो दी जाएगी लाइव स्टॉक के मालिक को। फिर 6th बात करते हैं हम पशुधन बीमा में जो शामिल जोखिमें हैं, जो इंक्लूडेड रिस्क है उसके बारे में बात करता है। मतलब कहने का मतलब एक्सप्रेसली ज़रूरी नहीं है, ये इसमें शामिल है ही ये हानियाँ। तो भारतीय बीमा कंपनियां निम्नलिखित जोखिमों के विरुद्ध पशुधन बीमा स्वीकार करती है, चाहे वो आग से हो, बिजली गिर जाने से हो, बाढ़ से हो, इन जोखिम, ठीक है ना, इनके कारण को नुकसान हो गया हो पशुधन को, बीमा अवधि में कोई बीमारी हो गई, सभी बीमारियों के कारण को नुकसान हो गया हो, ठीक है ना, शल्य चिकित्सा के दौरान को नुकसान हो गया हो, हड़ताल, उपद्रव, इनके कारण कोई जनता, जैसे सामान्य जनता के द्वारा कोई जो वो किया, हड़ताल, उपद्रव या कोई जो भी किया गया हो, उनके द्वारा कोई जोखिम उसको हो गया हो, दुर्घटना हो गई है उससे कोई जोखिम हो गया हो, तो ये सारी कैटेगरीज इसमें इंक्लूड की जाती है। फिर हम बात करते हैं प्रीमियम रेट्स की। लाइव स्टॉक इंश्योरेंस की प्रीमियम रेट्स जो होती हैं, वार्षिक प्रीमियम रेट्स जो होती है, देखिए कैसे डिसाइड की जाएगी, वो इसमें दे रखा है कि देशी जो पशु है जिन पर किसी वित्तीय संस्थान द्वारा गैर योजनागत कोई ऋण दिया गया है, कि ऋण राशि का 4 से 5% प्रीमियम, अगर कोई ऋण उन पर ले रखा है तो, ठीक है ना, और अगर जहाँ पर विदेशी नस्ल के पशु है उनको 6 से 7% प्रीमियम लिया जाता है ऋण का। सेकंड, ग्रामीण विकास योजनाओं के अधीन लिए गए दुधारू गाय है, भैंस है आदि पर 2.25% प्रीमियम, न्यूनतम प्रीमियम प्रति पशु बीमा की अवधि, न्यूनतम
प्रीमियम प्रति पशु ली जाती है। तो इस तरह से ये प्रीमियम दर जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके रूल्स रेगुलेशंस में लिखी रहती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि बीमा की अवधि 1 वर्ष से कम भी हो सकती है, ठीक है। न्यूनतम अवधि 1 सप्ताह हो सकती है, मिनिमम जो अवधि है वो 1 वीक भी हो सकती है, जिस अवधि के लिए वार्षिक प्रीमियम का 8वां हिस्सा प्रीमियम के रूप में लिया जाएगा। क्लियर हो गई बात। फिर हम बात करते हैं क्लेम प्रोसीजर के बारे में कि किस तरह से आपने किसी व्यक्ति ने अपने लाइव स्टॉक का इंश्योरेंस भी करवा लिया, वो किस तरह से क्लेम करेगा। तो क्लेम प्रोसीजर कहता है कि पशु संपदा की दुर्घटना या बीमारी आदि से मृत्यु होने पर दावा किया जाएगा। इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। फर्स्ट, मृत्यु की सूचना। सबसे पहले बीमाधारी को पशु की मृत्यु की सूचना संबंधित जो बीमा कंपनी है उसको तुरंत रिटर्न में भेजनी होगी। दूसरा, पशु के शव को रखना। मृत्यु की सूचना देने के बाद कम से कम 24 घंटे तक पशु के शव को उसी हालत में रखना चाहिए। जो मृतक पशु है उसके शव को कम से कम एटलीस्ट 24 आवर्स वो रखे। तीसरी बात है कि दावा फॉर्म, क्लेम फॉर्म उसको फुलफिल करेगा, उसको क्लेम फॉर्म को भरेगा। इसके बाद बीमाधारी निर्धारित प्रारूप में दावे का फॉर्म भरेगा। यह फॉर्म अन्य प्रपत्रों के साथ पशु की मृत्यु के 7 दिनों में प्रस्तुत कर देना चाहिए। ये कंपलसरी है यहाँ पर कि जैसे जिस दिन डेथ हुई उस दिन से 7 दिन के विदिन 7 डेज ये फॉर्म प्रस्तुत कर देना चाहिए। फिर बात आती है मृत्यु प्रमाण पत्र की। तो इस दावे के फॉर्म के साथ ही पशु की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी अटैच्ड होता है। यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अधिकारियों द्वारा प्रमाणित करते हुए दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ये मृत्यु प्रमाण पत्र भी अटैच करना होगा उस क्लेम फॉर्म के साथ में। वो मृत्यु प्रमाण पत्र इनमें से किन्हीं भी 2 अधिकारियों, देखिए किन्हीं 2 अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। गांव का सरपंच हो या सरकारी ऋण समिति का प्रधान हो, पशु चिकित्सक हो, केंद्रीय सहकारी बैंक या अन्य बैंक का निरीक्षक या अधिकारी हो, वित्त पोषक संस्था का पर्यवेक्षक, निरीक्षक, स्कूल प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल या ग्राम सेवक, पटवारी या अन्य राजस्व अधिकारी। इनमें से किसी भी 2 व्यक्तियों द्वारा वो प्रमाणित किया जाएगा। उसके बाद उसे अटैच किया जाएगा क्लेम फॉर्म के साथ। 5th पॉइंट बात करता है हमारे यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की। यदि पशु का पोस्टमार्टम हुआ हो तो उसकी रिपोर्ट भी दावे फॉर्म के साथ में आपको क्लेम फॉर्म के साथ में अटैच करनी होगी, बहुत ज़रूरी है। 6th, कान का छल्ला आदि अगर उसमें हो तो बीमा कंपनी द्वारा पशु के कान पर लगाया गया टैग या छल्ला भी दावा फॉर्म के साथ सुपुर्द करना होता है। देखिए बीमा कंपनी पशु के साथ एक्चुअल में उसको साइन करने के लिए ना कोई निशान उस पर लगा देती है, तो वो जो उसने छल्ला या जो टैग उस पर लगा रखा है वो टैग भी तुरंत आपको उसको दावा फॉर्म के साथ ही सौंपना होगा। नंबर दे देते हैं पर्टिकुलर, इंश्योरेंस करते हैं ना जिस लाइव स्टॉक का उस समय, तो वो पर्टिकुलर आपको वो टैग उसको सौंपना होगा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को। फिर बात आती है कि फिर क्लेम के अमाउंट का निर्धारण किया जाएगा। इसके बाद बीमा कंपनी क्या करेगी, आपने अपने क्लेम फॉर्म आपने भर के दे दिया, अब बीमा कंपनी क्या करेगी कि बीमा कंपनी दावे की राशि का निर्धारण करेगी। दावे की राशि की सीमा उसके बाजार मूल्य तक ही हो सकती है, मैक्सिमम बाजार मूल्य से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये भी हम देख के आ चुके हैं। किंतु बीमा राशि चिकित्सक द्वारा निर्धारित या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो। देखिए दावे की राशि जो है वो अधिकतम बाजार मूल्य तक हो सकती है, लेकिन जो इंश्योरेंस अमाउंट है चिकित्सक द्वारा निर्धारित या बाजार मूल्य में से जो भी कम हो वही राशि दावे के रूप में स्वीकार की जाए, जो भी अमाउंट कम हो, ठीक है। ये हम देख के आ चुके हैं पहले भी। फिर बात आती है भुगतान के बारे में। तो उपरोक्त राशि वो फिर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बैंक ड्राफ्ट या चेक द्वारा पशु के मालिक को दे दी जाती है। यदि पशु पर ऋण बकाया है तो वो ऋण तो दावे की राशि किसको दी जाएगी, संबंधित ऋणदाता संस्था को दे दी जाती है, ताकि वो अपना ऋण उसमें से काट ले, बाकी पशु के मालिक को दे दे। भुगतान के समय बीमा कंपनी एक रसीद पर बीमाधारी या ऋणदात्री से यहाँ मतलब है जो भी ऋणदाता संस्था है उसके हस्ताक्षर करा लेती है। यह रसीद क्षतिपूर्ति की राशि के पूर्ण एवं अंतिम भुगतान की रसीद मानी जाती है। तो इस तरह से लाइव स्टॉक इंश्योरेंस पर आज हमने चर्चा करी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।